हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग एंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एमएमआर 1961 का चैप्टर नंबर 6 आज हम देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर में बेसिकली आपका क्या दिया हुआ है। इस चैप्टर में आपका प्लान्स एंड सेक्शंस के बारे में दिया हुआ है। सेक्शंस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसी चीज को यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहला रेगुलेशन है, इसमें रेगुलेशन नंबर 60 के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 60 यहाँ पर आपका दिया हुआ है। रेगुलेशन नंबर 60 में क्या बोलता है? जनरल रिक्वायरमेंट्स अबाउट माइन प्लान्स एंड सेक्शंस। ठीक है, माइन प्लान्स एंड सेक्शंस के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। अब ये जनरल रिक्वायरमेंट्स मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बेसिकली। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे बोलता है कि जितना भी प्लान्स एंड सेक्शन आपके बनाए जाते हैं, ठीक है, उन प्लान्स एंड सेक्शंस में आपको क्या क्या चीजें शो करनी है। सबसे पहली चीज जो आपको शो करनी है, तो उसमें शो करना है क्या क्या? नेम ऑफ माइन, नेम ऑफ माइन, ये जो है तो ये सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर शो करनी रहती है। दूसरा आपका पर्पस, क्या पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है, पर्पस ऑफ प्लान या फिर सेक्शन। ठीक है, प्लान्स और सेक्शन का बनाने का पर्पस क्या है, यह आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें आपने बता दी। उसके बाद आप क्या शो करोगे? यू विल शो द ट्रू नॉर्थ या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, जो भी आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है या जो ट्रू नॉर्थ है उसको शो करना है। कुछ इस प्रकार का ये रहता है आपका, जिसमें कि आपका अलग से यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन को शो करके रखते हैं, जिसके कंपैरिजन में आप समझ पाते हो कि भाई मेरा माइंड्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में कौन सा हिस्सा है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है। ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट काम क्या करना है? एक और चीज शो करनी है आपका। तो क्या हो गया? तीसरा आपका नॉर्थ डायरेक्शन आपको शो करना है। ठीक है, चौथा चीज जो आपको शो करना है, स्केल। ठीक है, स्केल शो करना रहता है। स्केल का मतलब क्या होता है कि आपको वहां पर एक 25 सेंटीमीटर लंबी स्केल दिखानी है, जो कि बकायदा सब डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, 25 सेंटीमीटर लंबी स्केल दिखानी है जो कि सब डिवाइडेड होनी चाहिए, जिसमें कि आपका कुछ इस प्रकार से रहता है। ये 0 हो गया आपका। फिर यहाँ से वो मान लीजिए किलोमीटर में बता रहे हैं, है ना, 10 किलोमीटर ले रहे हैं, तो ये यहाँ पे 10 किलोमीटर, और ये 10 किलोमीटर यहाँ ऐसे लिख देंगे ना, 10 20 इस टाइप से, 10 20। ठीक है, तो इसमें ये जो पूरी स्केल होगी ना, ये टोटल होनी चाहिए कितनी? 25 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। और ये जो स्केल है, इसमें जैसे कि ये सब किलोमीटर्स में है, ये सब किलोमीटर में है, लेकिन 1 किलोमीटर लंबी लाइन तो बनाओगे नहीं, 10 किलोमीटर लंबी लाइन तो बनाओगे नहीं, तो आप यहां पर इसको लिख दोगे कितना? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची है अपने प्लान में या सेक्शन में, मैंने अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, वो 1 सेंटीमीटर की लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट करती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 किलोमीटर लिया है यहाँ पे, और भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 10 किलोमीटर अपन इसको डायरेक्ट नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? एक रेशियो में लेके जब चलते हैं तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर में ही। तो 10 किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाता है? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इन सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻⁶ सेंटीमीटर।
आई बात समझ में? तो ये इस टाइप से कुछ आप स्केल बना सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, अब आपका यहां पर बोलता है कि ठीक है, अब यही क्या कहला जाता है, इसी को अगर मैं रेशियो के टर्म में दिखा दूं तो यही क्या कहलाता है, आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहा जाता है इसी चीज को। अब ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हर एक चीज का अलग अलग होता है, हर एक प्लान का अलग अलग होता है। एक जगह अगर किसी को लिखना हो तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं, उसको नोट डाउन करके रख लो चाहे आप। ठीक है, मुजफ्फरपुर, वाटर डेंजर, डस्ट वेंटिलेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहला की प्लान, इसको मिटा देता हूं, मिटा दो इसको, मैं फिर रेगुलेशन पे आता हूं। सबसे पहले तो आपका जो रिक्वायरमेंट है बेसिक वो चीज शो कर दूं, रजिस्ट्रेशन वाला टीजीएमएस। ठीक है, मैं कर देता हूं अपडेट उसमें। दूसरा पेज क्या है यार, हाँ चलो दूसरा पेज ही ले लेते हैं। ये क्या है ना, इसमें सेव नहीं होता है, ये वैसा सिस्टम नहीं है ना उसका, क्या बोलते हैं, जैसा अपना लैपटॉप में रहता था कि मैं सेव कर लेता था, इसमें नहीं होता है सेव, जो लिखा रहता है तो वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा खुद से ही। यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले आर एफ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। तो सबसे पहला ये मुझे किसने भेजा था, विकास जी ने भेजा था, बढ़िया चीज है। की प्लान, की प्लान, की प्लान का आरएफ कितना है, 50,000 इज टू 1 का। ठीक है, जियोलॉजिकल प्लान, ये क्या है, ये है आपका 5,000 इज टू 1 का। ठीक है, ऑफसेट प्लान, ये कितना होता है, 500 इज टू 1। लार्ज ओपन कास्ट प्लान, 2000 इज टू 1 का। अदर माइंस, मिका या फिर स्मॉल माइंस, 200 is to 1। Other mines, 1000 is to 1। Electrical plan, 1200 is to 1। Water danger plan और ventilation plan, 1200 is to 1। Dust plan, 1। ठीक है, और इसमें भी
अब इसमें देखिए, ये जो आपका नीचे के तीन है ना, इन तीनों में ये पहले के थे, अब इनमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है और इनको क्या कर दिया गया है, इनको बोलता है कि भाई 2000:1 रखिए या फिर 1000:1, तीनों में सेम चीज। लिख लीजिए। ओके, चलो वापस आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सभी का आरएफ मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है, ठीक है। 200:1 इन केस ऑफ मीका माइंस एंड स्मॉल स्केल बिलो ग्राउंड वर्किंग्स, 2000:1 इन केस ऑफ लार्ज ओपन कास्ट माइंस एंड सरफेस प्लान ऑफ लार्ज लीजहोल्ड एरिया, 1000:1 इन अदर केसेस, ठीक है। अदर केसेस में 1000:1। अब प्लान में क्या बोलता है कि आप इसमें पेपर यूज करेंगे, ठीक है। जो पेपर का इस्तेमाल करते हैं, एक पेपर पर्टिकुलरली इसके लिए अलग से आता है, 125 माइक्रो गेजेस का पेपर इसका अलग से आता है। वो पेपर आपका पॉलिएस्टर फिल्म का होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब एक्सरे का इस्तेमाल निकाला जाता है, तो एक्सरे के लिए अलग से एक क्या रहता है, अलग से एक पेपर उसके लिए यूज होता है, ठीक है, एक्सरे निकालने के लिए। तो वो पेपर जो है, तो वो भी आपका पॉलिएस्टर का ही बना रहता है, थोड़ा थिक रहता है। लेकिन इसका जो पेपर रहता है, ये 125 माइक्रो गेजेस का रहता है। ये उतना ज्यादा थिक तो नहीं रहता, लेकिन ना ही ज्यादा पतला रहता है। ये आपका बनाने के लिए, प्लान्स बनाने के लिए बहुत बेहतरीन होता है, ठीक है। और बाकायदा इंक का, इसमें अच्छी इंक का इस्तेमाल किया जाता है, ड्यूरेबल पेपर होता है, लंबे समय तक ये फटता फुटता कुछ नहीं है, आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर ये सब नहीं मिल रहा है, तो आप एक ट्रेसिंग क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हो, कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हो, कपड़े के ऊपर भी प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर इनको ऐसा नहीं है कि कहीं भी फेंक दिया जाता है, बकायदा इनको एक अच्छी गुड कंडीशन में मेंटेन करके रखने की कोशिश की जाती है। प्लांट्स और सेक्शंस जो भी बनाए जाते हैं, उनको अच्छी कंडीशन में मेंटेन करके रखने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब प्लान्स और सेक्शंस को अपडेट कितने समय तक रखना है, ठीक है। तो लास्ट दो केसेस यहां पे आते हैं, लास्ट 3 मंथ नहीं, क्या बोल सकते हैं उसको, विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, एक तो होता है केस विद इन 3 मंथ्स, और दूसरा केस है आपका विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। मतलब कि अगर मैं 3 मंथ की मदद से समझाऊं, तो जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी आपका नवंबर का महीना चल रहा है, तो आज से 3 महीने पीछे पीछे अगर मैं जाऊं, तो तब तक का मेरा प्लान अप टू डेट रहना चाहिए। जैसे आज है 19 नवंबर, ठीक है, 19 नवंबर है आज। तो आज 3 महीने पीछे जाऊं तो आपका अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, 19 अगस्त तक का आपका प्लान अप टू डेट रहना चाहिए, 19 अगस्त तक का। इससे ज्यादा का गैप
इससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली इसमें जो रेगुलेशन में दिया है वो गैप के बारे में दिया है कि जिस दिन भी हम देखने आए बाबू तो उस दिन पिछला 3 महीने से अधिक पुराना अपडेट नहीं होना चाहिए, विद इन 3 मंथ्स का आपका अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये चीज आप बोला जा रहा है इसके द्वारा कि विद इन 3 मंथ्स का अपडेट होना चाहिए। ठीक है, करेक्टेड। एंड अगर ओपन कास्ट की बात करते हैं तो ये किसी भी माइंस के केस में है, फॉर ऑल माइंस, फॉर ऑल माइंस। ठीक है, ठीक है, वहीं पे इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइंस, ओपन कास्ट माइंस के केस में 12 महीने का भी एक्सेप्शन दिया गया है कि एटलीस्ट 12 महीने तक का तो हो ही। ठीक है, पिछले 12 महीने मतलब पिछले 1 साल का इसमें अपडेट हो। ठीक है, इस टाइप का आपका बोल रहा है, 1 साल से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। और कब कब अपडेट करेंगे प्लान्स एंड सेक्शंस को? ये देखिए यहाँ पे दिया है, प्लान्स एंड सेक्शंस को आपका जब भी आपके माइंस का अबैंडनमेंट होता है या क्लोजर होता है या जब भी डिसकंटिन्यूएंस होने वाला होता है उस समय आपको अपने प्लान्स एंड सेक्शंस को अप टू डेट रखना है। आपका प्लान्स और सेक्शन जो है जो भी आप बना रहे हो वो कनेक्टेड होने चाहिए। किससे कनेक्टेड होने चाहिए? सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड होने चाहिए। मतलब कि अगर वह चाहूं, देखना चाहूं आपके प्लान्स एंड सेक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू द मैप ऑफ इंडिया, विथ रेस्पेक्ट टू द मैप ऑफ वर्ल्ड, है ना, तो उस केस में मुझे जो है तो मैं आपका वो कनेक्शन बैठा पाऊं। ठीक है, तो इंडिया नेशनल ग्रिड का जो सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल ग्रिड है उसके अनुसार आपका प्लान, आपका सेक्शन होना चाहिए ताकि आपके माइंस को इजिली लोकेट किया जा सके अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई लोकेट करना चाहे तो। ठीक है, इसके साथ ही आपको एक परमानेंट बेंचमार्क एस्टेब्लिश करना पड़ेगा सरफेस पर, एंड ऑल लेवल्स शैल बी रेफर्ड टू इट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप जैसे सरफेस पर जब आप वो करने जाओगे, सर्वे करने जाओगे, सरफेस, है ना, जब सर्वे करोगे तो भाई कोई ना कोई एक परमानेंट बेंचमार्क होता है, एक बेंचमार्क होता है। वो परमानेंट बेंचमार्क आपका जो है तो क्या बताता है कि वहां के उसके रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, आप पूरी माइंस के जितने भी लेवल्स हैं उनका सर्वे करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, पूरा दुनिया ना कैसे कनेक्टेड होती है देखिए। अब आपका कराची में जो मीन सी लेवल है, कराची में क्या है, मीन सी लेवल। ठीक है, अभी तक तो वही था, अभी को पता नहीं मेरे को। मीन सी लेवल आपका कहां पे है? कराची में है। अब ये मीन सी लेवल को हमने क्या मान लिया है? 0। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में मैंने क्या किया, पूरे इंडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी की हाइट बता दी, प्लेटफॉर्म्स की हाइट बता दी कि भाई मीन सी लेवल से ये इतनी हाइट पे है, इतने एंगल पे है, इतने डिस्टेंस पे है, ये सारी डिटेल्स बता दी। ठीक है, अब ये प्लेटफॉर्म्स क्या काम कर रहे हैं? एक बेंचमार्क का काम कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म के लिए ये जो मीन सी लेवल था ये एक बेंचमार्क का काम कर रहा है। फिर इन प्लेटफॉर्म्स के रेस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, अपनी माइंड्स में एक पिलर बना दूंगा। उस पिलर में मैं मार्क कर दूंगा कि भाई इस प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में मेरे इस पिलर की क्या क्या पोजीशन है। तो मेरे पिलर के लिए बेंचमार्क का काम कौन कर रहा है? ये प्लेटफॉर्म कर रहा है। अब भाई मैं कराची के रेस्पेक्ट में तो नहीं जाऊंगा ना कि मैं कराची गया, वहां से सर्वे करते 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 आया, तब जाके मैं अपने माइंस का परमानेंट बेंचमार्क मार्क कर रहा हूं। अब यहां पर मैंने इसका एक बेंचमार्क मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में पूरी माइंस का सर्वे किया जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में पूरी माइंस का सर्वे किया जाता है।
कि भाई कौन सा चीज कहां पर है, कितनी हाइट पे है, इससे इससे इसके रेस्पेक्ट में कितना नीचे है कोई चीज, इस पे इसके रेस्पेक्ट में कोई चीज कितना ऊंचाई पर है। ये पूरा आपका इस परमानेंट बेंचमार्क से किया जाता है। तो हर एक माइंस का अपना एक खुद का ट्राइजंक्शन पिलर, रेवेन्यू पिलर आपने पढ़ा होगा। ये सारी चीजें हर एक माइंस का अपना खुद का एक परमानेंट बेंचमार्क ही होता है, ठीक है। फिर plans and sections required to be maintained under the regulation shall be kept available for inspection in the mines office। अब जितने भी प्लान्स और सेक्शन बनाते हो उनको माइंस के ऑफिस में ले जाके रख दो भाई, कभी कोई आया इंस्पेक्शन करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कैसा चल रहा है माइंस का में काम, तो वो पूरा आपका आएगा, बस प्लान देखेगा, बोले ओहो वाओ दैट्स ग्रेट, है ना, तो उसको वहां से समझ में आ जाएगा। अगर आपका बहुत मन कर रहा है कि यार बहुत कचरा हो गया है, प्लान्स और सेक्शंस को मुझे रिमूव करना है, कुछ प्लान्स और सेक्शन मुझे हटाने हैं जो कि अब यूजफुल नहीं रहे, क्योंकि मैंने एक अपडेटेड वर्जन बना लिया, तो हर एक प्लान्स और सेक्शन को हटाने से पहले, आप माइंस ऑफिस से हटाने से पहले आपको रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर ये फलाना प्लान और सेक्शन है और ये नया वाला है, तो नए वाले को रख देते हैं, पुराने वाले को हटा देते हैं, इसकी सारी डिटेल्स उसमें नए वाले में आपको मिल जाएगी। तो रीजनल इंस्पेक्टर बोलेगा ठीक है यार हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, आग लगा दो, है ना। तो इस टाइप से आप रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेके उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन नंबर 61, टाइप्स ऑफ प्लान। कितने टाइप्स के प्लान आपके होते हैं आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके रेगुलेशन में कितने दिए हुए हैं वो देखना है आपको। तो सबसे पहला सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, वर्टिकल सेक्शन प्लान, ठीक है। अगर सीम का ग्रेडियंट, अगर आपके सीम का या रॉक का या ओर का ग्रेडियंट 30 डिग्री से अधिक है तो उस केस में आपका वर्टिकल सेक्शन प्लान बनाया जाता है। वेंटिलेशन प्लान, जियोलॉजिकल प्लान, जॉइंट सर्वे प्लान, वाटर डेंजर प्लान, ठीक है, की प्लान, इस तरीके से ऑफसेट प्लान, इस तरीके से बहुत सारे प्लान्स आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं सरफेस प्लान। सरफेस प्लान में क्या क्या शो करना है, सबसे पहला क्या शो करोगे, माइन बाउंड्री, माइन बाउंड्री, ठीक है, ये आपको सरफेस प्लान में सबसे पहले शो करना होगा। दूसरा क्या शो करना है, कंटूर लाइंस, कंटूर लाइंस, कंटूर लाइंस का बीच का इंटरवल कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर से अधिक इंटरवल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपका माइन की बाउंड्री देखा दिया। तीसरा चीज आपको दिखाना है सेटल्ड और डिस्प्यूटेड बाउंड्री, ठीक है। जो आपने बाउंड्री सेटल की है, या मान लीजिए किसी डिस्प्यूट वाली कोई माइन की बाउंड्री है ना, विवादित क्षेत्र है, उसको भी आपको इसमें शो करना रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सरफेस प्लान में शो करना रहता है। कंटूर लाइंस, कंटूर लाइंस क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटूर लाइंस, कंटूर लाइंस, a line connecting same elevation points, सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम कंटूर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। क्या हो गया, दिख रहा था ना यार, ठीक है। सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे जस्ट सपोज दैट, ठीक है। अब
मान लीजिए एक पॉइंट ये लेता हूं, ठीक है। अब इसी की सीधाई में एक ये पॉइंट ले लिया, इसी की सीधाई में ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। इधर भी सिमिलरली ठीक है। ये क्या है, ये पहाड़ नंबर 1, पहाड़ नंबर 2, पहाड़ नंबर 3, ठीक है। 3 पहाड़ है आपके पास। तो आपने क्या किया भाई, ये तो आपका सरफेस हो गया ना। तो यहां से इस पॉइंट से इसकी हाइट h होगी, इसकी भी हाइट h होगी, इस पॉइंट की भी हाइट h ही होगी, ठीक है। एक बराबर, सभी की हाइट एक बराबर है, ठीक है। यहीं पर आप दूसरे पॉइंट्स लीजिए। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, यहां पे कहीं एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इसी की सीध में ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गए। तो इसको जब अपन ऊपर से देखेंगे, अगर आप ऊपर से इसको व्यू करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब इन दो कंटूर लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है, ये कभी भी 5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो हाइट का डिफरेंस है, ये कभी भी 5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाता है, कंटूर लाइंस कहलाता है। तो ये आपका मान लीजिए कम हाइट पे है, कम पॉइंट्स है, तो ये कुछ अंदर दिखाई देगा, ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है ना। ये और कम हाइट पे है तो ये आपका बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा, ठीक है। तो उस केस में इसके लिए ज्यादा बड़ा क्षेत्र कवर करता हुआ दिखाई देगा। तो ये ऊपर से ना कुछ इस प्रकार से आपके कंटूर लाइंस दिखाई देते हैं, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अंडरग्राउंड प्लान। अंडरग्राउंड प्लान, इसमें आपको क्या क्या शो करना है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ वर्किंग्स बिलो ग्राउंड, बिलो ग्राउंड में जितनी भी वर्किंग्स है उन सभी की पोजीशन, इसके साथ ही जितने भी छेद किए हैं धरती में, वो सारे छेद आपको इसमें पॉइंट्स तो हाँ अलग अलग ही रहेंगे। उस पर्टिकुलर हाइट पे जितने भी पॉइंट्स टच होंगे, उस पर्टिकुलर हाइट पे जितने भी पॉइंट टच होंगे ना, वो सारे पॉइंट को आप ऐसे जोड़ते चले जाओगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर हाइट पे, ये हाइट लिया तो इस हाइट पे जितने भी पॉइंट्स टच होंगे उनको मैं बना लूंगा, जोड़ लूंगा। फिर इस हाइट पे जितने पॉइंट्स टच होंगे उसको मैं जोड़ दूंगा, इस हाइट पे जितने पॉइंट्स टच होंगे उनको मैं जोड़ दूंगा। तो वही आपका पूरा सर्कल्स बनते चले जाते हैं, एक के बाद एक अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं। तो धरती में जितने भी छेद किए हैं ना, वो सारे के सारे आपको इसमें अंडरग्राउंड प्लान में दिखाने रहते हैं, ठीक है। चाहे कोई बोर होल हो या शाफ्ट हो, इवन कि आपको क्या दिखाना है कि उसका डेप्थ कितना है ना। कोई ड्राइव है, कोई क्रॉस कट है, वेंस है, राइज है, एक्सकवेशन कोई भी आपने किया है, या जो टनल बनाया है, हवा जाने के लिए कोई रास्ता बनाया है, हर एक चीज आपको अंडरग्राउंड प्लान में शो करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो तीसरी चीज आपको शो करनी है, जितने भी पिलर्स या मिनरल के ब्लॉक्स आपने छोड़े हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ द सपोर्ट ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर एंड अंडरग्राउंड मैगजीन, ठीक है।
आपने जितने भी क्या छोड़े हुए हैं, ऐसे पत्थर पिलर्स वगैरह छोड़ दिए हैं जो कि आपके सरफेस को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है बिलो ग्राउंड में, आपने ऐसे पिलर्स छोड़े हुए हैं, तो उनका भी आपको पोजीशन शो करना है, उनकी लंबाई चौड़ाई आपको ये सारी चीजें शो करनी है। फिर उसके साथ ही आपको दिखाना है कि विद इन द माइन बाउंड्री के अंदर आपका सरफेस फीचर कैसा है, माइन बाउंड्री के अंदर कहाँ पे मैगजीन है, कहाँ पे आपका ऑफिस है, कहाँ पे आपका वाइंडिंग इंजन रूम है, ये सारी चीजें आपको उसमें शो करनी है विद इन द माइन बाउंड्री के अंदर जितना है, कहाँ नदी है, कहाँ तालाब है, ये हर एक चीज आपको शो करनी होगी, ठीक है। एंड बिल्डिंग्स विद इन 200 मीटर ऑफ एनी वर्किंग, ठीक है। और किसी भी वर्किंग के, मान लीजिए बिलो ग्राउंड में कोई वर्किंग है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया कि एक बिल्डिंग है वो मेरी बिलो ग्राउंड वर्किंग से 158 मीटर्स की दूरी पर है, तो विद इन 200 मीटर जितनी भी बिल्डिंग होगी वो सारी की सारी बिल्डिंग अपना आपको जो है तो उसमें अपने माइंड प्लान में शो करना पड़ेगा, अंडरग्राउंड प्लान में आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर्स, इसके साथ ही जितनी बिल्डिंग से विद इन 200 मीटर ऑफ एनी वर्किंग, किसी भी वर्किंग के, ठीक है। इसके साथ ही आप क्या दिखाओगे, स्ट्राइक ऑफ वेन्स, वेन्स का स्ट्राइक, लोड, रीफ्स, मिनरल बेड्स, डिपॉजिट, इन सभी का स्ट्राइक दिखाओगे कि भाई कितनी दूर तक ये सब फैले हुए हैं, ये सब बताओगे। वेन एवर द प्लान इज अपडेटेड देन द पोजीशन ऑफ द वर्किंग शैल बी शोन बाय डॉटेड लाइंस, ठीक है। आपका जब भी प्लान अपडेट होता है तो वर्किंग की पोजीशन आप कैसे शो करते हो, डॉटेड लाइन से, है ना। जैसे कि ये आपका पहला प्लान था, फिर अब ये फेस तो आगे बढ़ गया, ये फेस यहाँ पे आपने एक्सकवेट किया, आगे बढ़ा, तो अब आपको डॉटेड लाइंस की मदद से इस तरीके से आपको अपनी वर्किंग्स को शो करना है, ठीक है। फिर डॉटेड लाइंस में आपका ये मार्क कर देना है कि भाई कहां पर का लास्ट सर्वे का डेट क्या था। मान लीजिए मैंने आज ही सर्वे किया था, तो 19/11/2024, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लास्ट सर्वे डेट हो गया। फिर इसके साथ ही आपको डायरेक्शन एंड रेट ऑफ द डेप्थ, ठीक है, ऑफ द मिनरल, या फिर जो रोल्स है, वॉश आउट है, डाइक है या फॉल्ट है, ये सब चीजें शो करनी है। सीम सेक्शन शोइंग वेरिएशन इन थिकनेस, अगर कहीं पे आपका थिकनेस में वेरिएशन है और बॉडी के, है ना, या फिर आपका और कहीं पे बोरहोल सेक्शंस है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको शो करनी होगी। इसके साथ ही इसमें जो कंटूर प्लान हुआ, सरफेस कंटूर होगा, वो 5 मीटर से अधिक के इंटरवल पे नहीं होगा। इसके साथ ही स्पॉट लेवल्स मार्क करने हैं, ठीक है, कॉलेज रोडवे में हर एक जंक्शन में एक स्पॉट लेवल मार्क करके रखेंगे, ठीक है। अब ये स्पॉट लेवल्स की जो दूरी होगी 150 मीटर की दूरी पर ये स्पॉट लेवल्स मार्क किए जाते हैं, ठीक है। स्पॉट लेवल जिसके रेस्पेक्ट में आप फिर क्या करोगे, बाकी की माइंस का क्या करना है, आपको सर्वे करना है। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, अंडरग्राउंड प्लान की बात कर रहा हूं, ठीक है, अंडरग्राउंड प्लान की मैं बात कर रहा हूं। अब अंडरग्राउंड प्लान में आपका परमानेंट बेंचमार्क कहाँ बना हुआ है, सरफेस पे बना हुआ है, आपको तो बिलो ग्राउंड में चाहिए, है ना। अब आप बार बार परमानेंट बेंचमार्क में अपना थियोडोलाइट लगा के फिर सर्वे करते 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 अंदर आओगे, फिर अंदर में भी एकदम अंदर तक जाओगे अंडरग्राउंड में जहां वर्किंग फेस होगा, तो ये तो एक दिक्कत की बात हो जाएगी ना। इससे अच्छा आप क्या करो, हर 150 मीटर की दूरी पर एक स्पॉट लेवल मार्क कर लो, ठीक है। मतलब छोटे छोटे बेंचमार्क्स जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, बस अब आपको जाके वहां थियोडोलाइट रखना है और उसके रेस्पेक्ट में सामने जो भी आपका वर्किंग फेस है उसका आपको लोकेशन पता कर लेना, उसकी हाइट, इसके रेस्पेक्ट में,
ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में पता कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपने अपने जो परमानेंट बेंचमार्क सरफेस पे है उसके रेस्पेक्ट में पता कर लिया, है ना भाई। जस्ट सपोज दैट कि मेरा सरफेस पर एक परमानेंट बेंचमार्क है, ठीक है, इसका आरएल मैं अगर दूं रिड्यूस लेवल मान लीजिए 312 है, ठीक है। अब मेरा एक अंडरग्राउंड में स्पॉट लेवल है, वो स्पॉट लेवल की जो आरएल है इससे 10 मीटर कम है, ठीक है, तो वो मैं क्या लिख दूंगा इसको 302, ठीक है। लेकिन जो वर्किंग फेस इसके रेस्पेक्ट में है उसका आरएल, ठीक है, उसका आरएल इससे अधिक है, 2 मीटर अधिक है, ठीक है। तो ये इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 304, ठीक है, इसका आरएल आया 304। तो मतलब कि इसके रेस्पेक्ट में मुझे पता चल गया कि मेरा आरएल कितना है ना। फाइनली तो मुझे इसी के रेस्पेक्ट में पता चल गया ना। तो ये काम आप कर सकते हो, ठीक है, स्पॉट लेवल्स मार्क करके। स्पॉट लेवल्स कितनी दूरी पर मार्क करोगे, 150 मीटर की दूरी पर मार्क करोगे। इसके साथ ही आपको जितनी भी वर्किंग्स या कोई भी अदर फीचर्स, चाहे सरफेस का हो या अंडरग्राउंड का हो, ठीक है, अगर आपका बगल में माइंस है तो उसके सारे सरफेस फीचर्स, है ना, उसके जितने भी आपके अंडरग्राउंड फीचर्स हैं, जितने भी अंडरग्राउंड वर्किंग्स हैं, वो सबका सब आपको अपने अंडरग्राउंड प्लान में शो करना है, बगल वाली माइंस का। कहां तक, आपकी माइन बाउंड्री से 60 मीटर की दूरी तक, आपकी माइन बाउंड्री से 60 मीटर की दूरी तक आपको शो करना पड़ेगा। अब आते हैं वर्टिकल सेक्शन प्लान में। वर्टिकल सेक्शन प्लान कब बनाया जाता है, अगर आपके ओर की, अगर आपके ओर का ग्रेडियंट 30 डिग्री से अधिक है तो उस केस में आपका वर्टिकल सेक्शन प्लान बनाया जाता है। ट्रांसवर्स सेक्शन कब बनाया जाता है, वर्किंग्स इन द शाफ्ट एंड मेन एडिट्स along with the surface and dip of the vein, load, reef, mineral bed or deposit at different points, ठीक है। ये देखिए ये एक प्लान है आपका, ठीक है, जहां पर आपका हर एक चीज शो किया गया है कि भाई ये एक्टिव एरिया है, यहाँ पे आपका काम चल रहा है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। ये आपका सील्ड एरिया है, यहाँ से आपने मटेरियल निकाल लिया है इसलिए इसको सील कर दिया गया है। पिलर्स बचे हैं, बाद में जाके यहाँ से पिलर्स भी निकाल लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा दिखाया गया है कि कहाँ पर कौन सा आपका काम चल रहा है, ठीक है। ये आपका मतलब एक ऐसा वो प्लान है जो कि बेसिकली आपका रेस्क्यू के समय दिखाया बनाया गया था, जहां पर मतलब निकाला गया था, जिसमें कि ये मार्किंग की गई थी इसमें, इस प्लान में, कि भाई साहब आखिर मेरे वर्कर्स कहाँ पर फंसे हुए हैं, कौन सा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया है, कहाँ पे मेरे विक्टिम्स हैं, है ना। ये सारी डिटेल्स आपको वहां पर रखा गया था। तो आपका मतलब यहाँ पे जब स्पॉट किया गया ना तो सील्स डिस्ट्रॉयड, मतलब कि ये मार्क कर दिया गया कि भाई यहाँ पे जितने भी सील थे वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये आपका एक्टिव एरिया था जहां पर आप पहुंच सकते थे, ठीक है। यहाँ पे मैन ट्रिप ran upon destroyed overcast एंड SCCR कैप्स फाउंड, ठीक है। यहाँ पे आपके SCCR कैप्स पाए गए, ये लोकेशन मार्क कर लिया गया। आपका यहाँ पे अंदाजा था कि भाई यहाँ पे मेरे विक्टिम्स वर्कर्स मेरे यहाँ पे फंसे हुए हैं कुछ, और कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो कि भागकर यहाँ से यहाँ पर आ गए और यहाँ पे एज अ सर्वाइवर के स्टेट में फंसे हुए हैं। तो देखिए अगर आपके पास करेक्ट प्लान और सेक्शन होता है ना तो आप कहीं भी एक्सीडेंट के केस में हर एक व्यक्ति का लोकेशन पता कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जनरली सभी का डाटा होता है कि कौन सा व्यक्ति कहां पर काम में गया हुआ है, पहला चीज। दूसरा चीज आपका, जैसे कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स को अवॉइड भी किया जा सकता है, जैसे कि झरिया में जो कोलसिंग में आग लगी है वो आग को बुझाया जा सकता था, है ना, वहां पे जाकर बुझाया जा सकता था, उस पे काम भी किया जा सकता था, बट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने में उसमें खुदाई हुई थी और अंग्रेजों ने उस समय सही तरीके से प्लान्स और सेक्शंस नहीं बनाए,
है ना। अब वो प्लान्स और सेक्शन अंग्रेजों ने नहीं बनाए सही तरीके से, गलत इंफॉर्मेशन उसमें डाल के रखा था, क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब रखते थे, सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं था। तो उसके कारण क्या हुआ कि कहीं पर लोकेट ही नहीं कर पा रहे, किसी को पता ही नहीं है कि भाई कहां पर कोयला निकाला गया है, कहां पे नहीं निकाला गया है, कहां पे पानी भरा हो सकता है और कहां पे नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी दिक्कत इसमें सामने आती है, और इसीलिए वहां पर आज भी आग को नहीं बुझाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है किसी को कि जमीन के भीतर चल क्या रहा है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि प्लान बनाया जाए तो उसमें इतना खर्चा हो जाएगा कि कोई मतलब का नहीं है ना, उसको अगर कोई सोचे भी तो उसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये आपका वर्टिकल सेक्शन प्लान है, ठीक है, इस तरीके का कुछ होता है आपका वर्टिकल सेक्शन प्लान वगैरह। नेक्स्ट आता है आपका वेंटिलेशन प्लान। नेक्स्ट टॉपिक है वेंटिलेशन प्लान। वेंटिलेशन प्लान में सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्या शो किया जाता है। सबसे पहला चीज जो इसमें शो किया जाता है, क्या, डायरेक्शन ऑफ एयर करंट। एयर करंट का डायरेक्शन शो किया जाता है। इसके साथ ही आपका एयर मेजरमेंट पॉइंट्स, ये एयर मेजरमेंट पॉइंट्स कौन मार्क करता है, मैनेजर, ठीक है, मार्क्ड बाय मैनेजर। इसके साथ ही कहां कहां पे वेंटिलेशन डिवाइसेस है, लोकेशन ऑफ ठीक है। इसके साथ ही फायर स्टॉपिंग्स की लोकेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेबल मटेरियल स्टोरेज रूम, ठीक है। इसके साथ ही फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की लोकेशन, लोकेशन, वाटर डैम्स, क्रिटिकल स्टेशंस, हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज, इतनी चीज आपको शो करनी है, ठीक है, इतनी चीजें आपको शो करना है। अब इसमें भी हर एक चीज है। वेंटिलेशन डिवाइसेस में क्या क्या आ जाता है, वेंटिलेशन डिवाइसेस में आपका आता है, अगर मैं बात करूं वेंटिलेशन डिवाइसेस की, तो इसमें आता है एयर क्रॉसिंग, एयर क्रॉसिंग आ जाता है, ठीक है, एयर क्रॉसिंग आ जाता है, वेंटिलेशन डोर आ जाता है, वेंटिलेशन डोर आ जाता है, और आपके स्टॉपिंग्स आ जाते हैं, और आपके रेगुलेटर्स, ठीक है, इतने सारी चीजें आपका आ जाता है, ठीक। अब ये एयर क्रॉसिंग्स क्या करते हैं, ये आपका एयर क्रॉसिंग का मेन काम होता है कि रिटर्न और इनटेक एयरवे को सेपरेट करना, जहां पे ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। दूसरा, वेंटिलेशन डोर्स का काम क्या होता है, एयर फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है, या फिर वेंटिलेशन डोर इसलिए भी होते हैं कि भाई आपका इंस्पेक्शन के लिए आपको अगर एक स्टॉपिंग को क्रॉस करना है तो वहां पे दरवाजे लगा दिए जाते हैं, तो आप इंस्पेक्शन के लिए रिटर्न एयरवे में भी जा सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। उसके बाद आता है स्टॉपिंग्स। स्टॉपिंग्स तो आपके बैरियर्स होते हैं जो कि आपका इनटेक और रिटर्न को
सेपरेट करने का काम करते हैं। फायर स्टॉपिंग या किसी भी एरिया को सील करने का काम करते हैं। फायर स्टॉपिंग क्या है, इसमें आपका बकायदा सीरियल नंबर डाला रहता है फायर स्टॉपिंग में, ठीक है। ये हर एक फायर स्टॉपिंग का अपना खुद का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये फायर स्टॉपिंग तब बनाया जाता है जब माइंस के किसी भी हिस्से में आग लग जाती है और उस आग को हमें सेपरेट रखना है बाकी के माइंस से, तो उस केस में हम फायर स्टॉपिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। विद सीरियल नंबर, उसमें मार्क रहता है, उसका खुद का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, नंबर प्लेट लगा रहता है, बकायदा उसमें ओवरमैन फोरमैन के साइन होते हैं, तो ये सब बहुत डिटेल्स होती है। इनफ्लेमेबल मटेरियल स्टोरेज रूम, इसमें बेसिकली हम यह जगह को शो करते हैं जहां पर ऐसा मटेरियल हम स्टोर करके रख रहे हैं जिसमें कि आग लग सकती है, ठीक है। उसका भी लोकेशन बताना पड़ता है, क्योंकि भाई अगर उसका लोकेशन पता होगा तो उस जगह पे आग वाले काम नहीं किए जाएंगे, ठीक है, क्या पता उसमें आग लग जाए। वाटर डैम्स, वाटर डैम्स का आपका बताना है कि भाई कितना पानी उसमें स्टोर हो रहा है, उसका डायमेंशन क्या है, किस टाइप का डैम आपने बनाया हुआ है, पूरी डिटेल्स आपको उसमें शो करनी पड़ेगी अपने ट्रांसफर सेक्शन में। क्रिटिकल स्टेशंस, क्रिटिकल स्टेशंस मतलब कौन कौन से, कि इमरजेंसी के केस में आपको कौन कौन से स्टेशन शो करने हैं। अब इमरजेंसी के केस में आपको पंपिंग स्टेशन, पंपिंग स्टेशन नंबर 1, ये है आपके क्रिटिकल स्टेशंस। पंपिंग स्टेशन शो कर दिया। नंबर 2 टेलीफोन स्टेशन, ठीक है। एंड नंबर 3 एम्बुलेंस और फर्स्ट एड स्टेशन आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हॉलेज और ट्रैवलिंग रोडवेज भी आपको शो करने पड़ेंगे कि जहां से आप मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और जहां से वर्कर्स आपके आना जाना कर रहे हैं, वो लोकेशंस आपको शो करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ ही आपको ऑक्सिलरी और बूस्टर फैन का लोकेशन भी आपको शो करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे ऑक्सिलरी फैन लगा है, कहाँ कहाँ पे बूस्टर फैन लगा है, ये सारी डिटेल्स आपको इस पे शो करनी पड़ेगी। कौन मार्क करता है, फोरमैन। मार्क मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा, वो मार्क एवरी ना, उसमें इसका मतलब ये है कि आपको कोई पर्टिकुलर व्यक्ति वहां पे जाके नहीं, जैसे वहां पे मान लीजिए कोई फोरमैन को अगर आपने ड्यूटी पे लगाया है या माइनिंग मेट को ड्यूटी पे लगाया है, तो वहां पे उसको अ, एक नंबर प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अभी क्लास है, मशीनरी की क्लास है, उनकी क्या नाम है, प्रदीप सर की, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।